हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम एक और हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। और वैसे भी भैया इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, वो भी इत्मीनान से पूरा टाइम दे करके, ऐसे दौड़ते हुए नहीं कि बस ऐसे फटाक से स्वाइप करते जाओ। नहीं, आपको एकदम ठंडे दिमाग से बढ़िया तरीके से कोई भी क्वेश्चन पेपर हो किसी भी सब्जेक्ट का इत्मीनान से टाइम दे करके सॉल्व करना है। याद रखना बच्चों, क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज सामान्य हिंदी का हम एक और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाते हैं और आपको भी दिल लगा करके इसको देखते चलना है और आपको भी लास्ट में कमेंट कर देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है भैया, और हिंदी में अगर आपके 100 में से 90 प्लस नंबर आ गए ना तो आपका बाकी एकदम मैनेज हो जाएगा। कम नंबर भी अदर सब्जेक्ट में आपके आ जाते हैं तो आपका बैलेंस रहेगा नंबर, इतना याद रखना। आई बात समझ में? चलिए रसगुल्लो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया आपका ये पेपर है, ठीक, सामान्य हिंदी 2025 में सामान्य हिंदी का पेपर आपका सेम टू सेम हूबहू ऐसे रहने वाला है। आपका ऐसा पूरा रहेगा, सेट नंबर दिया रहेगा, पृष्ठों की संख्या है, अनुक्रमांक रोल नंबर फिल करना है, नाम तो बोल देना नाम में क्या रखा है, हमारा तो रुतबा ही काफी है, तो ऐसा नहीं, तो नाम अपना लिख देना है ना, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, है ना, लिख देना है। तो आप अपना नाम यहां पर जो भी हो लिख देना। समझ में आया? चलिए भैया, तो आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा तो यहां से बेसिक से इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाएंगे, ठीक, जो सब में दिया रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नई बात नहीं है भैया। पूर्णांक आपका 100 रहने वाला है बच्चों, पूरे के पूरे आपके 100, और पहला ही पेपर होगा इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी के पेपर सॉल्व करके जाना है ताकि आपको टाइम भी पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो 100 नंबर का रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट तो आपको पहले भी बताया था भैया, स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए दिया जाएगा पेपर, ताकि आप पेपर को ढंग से पहले पढ़ लो और आपके अंदर जो हलचल है, जो एक ज्वालामुखी उमड़ रहा होगा, क्योंकि हर किसी के अंदर होता है, धक धक होता है ना, दिमाग में रहता है पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, ढंग से पढ़ भी नहीं पाए, पर तैयारी नहीं करके आए, तो ये बहुत सारी अंदर मतलब ऐसी विचारधाराएं आती रहती हैं। तो 15 मिनट इसीलिए होते हैं, पहले आप शांत हो जाओ भैया 15 मिनट में पेपर को पढ़ करके, फिर आप रिलैक्स हो जाओगे तब स्टार्ट करना है आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये 15 मिनट इसीलिए दे जाते हैं, एक्स्ट्रा में दिया रहेगा भैया कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है कि पहले पढ़ लो और आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर आप पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये, और इसके बाद संपूर्ण प्रश्न पत्र आपका खंड का और खंड खा 2 भागों में डिवाइड होगा और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो खंड का की स्टार्टिंग करते हैं अपन बच्चों। चलिए देखते हैं भैया, और खंड का वाला कहीं ना कहीं खंड का के पहले और दूसरे क्वेश्चन जो आपके 5-5 नंबर की ये बहुविकल्पी, बोले तो जो 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहां से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तैयार तभी होंगे मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन सॉल्व। भैया ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तभी हो सकता है, नहीं तो ये वाले टॉपिक बड़े परेशान भी कर सकते हैं आपको। ठीक, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों। खंड का स्टार्टिंग है। ठीक, पहला क्वेश्चन पहले का साहित्यालोचन गद्य की विधा है। ये कह रहा कि साहित्यालोचन गद्य की विधा है, यानी किस विधा की रचना है। अब विधा में समझ रहे ना, निबंध है, आपको बताना है कि उपन्यास है कि कहानी है कि यात्रा वृत्तांत है, आलोचना, ऐसे। ठीक, तो कह रहा है कि साहित्यालोचन गद्य की विधा यानी किस विधा की रचना है। विकल्प आपका है भैया नाटक है, या फिर बच्चों उपन्यास है, या फिर आलोचना है, या फिर निबंध है। तो ये जो साहित्यालोचन है ये क्या है, नाम ही देखिए साहित्यालोचन, तो यहां पे ये आलोचना है। क्या है भैया? आलोचना। और क्वेश्चन यहां से मान लेते हैं, ऐसा ना करे, ये भी पूछ सकता है कि साहित्यालोचन किसकी रचना है, तो भैया किसकी रचना है? बाबू श्याम सुंदर दास। किसकी? बाबू
श्याम सुंदर दास। ठीक, श्याम सुंदर दास, ध्यान देना, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही आए, किसी में यह भी पूछ सकता है ना कि साहित्यालोचन किसकी रचना है, तो बाबू श्याम सुंदर दास जी की है। किस विधा की रचना है, तो यह एक आलोचना है। ठीक है ना, समझ में आया भैया? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, या फिर कह रहा है बबुआ श्याम सुंदर दास, या फिर गुलाब राय, या फिर विद्या निवास मिश्र। तो आपको बताना है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। तो भैया इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमने भी बताया ना कि भैया मान लेते हैं किसी में पूछ लिया कि हां किसकी रचना है। अब जैसे इसमें यह भी पूछ सकता है ना कि भाग्य और पुरुषार्थ किस विधा की रचना है, तो यहां पर भी तो विधा पूछ सकता है कि भैया किस विधा की रचना है। ठीक, यानी किस विधा की रचना है, यह भी पूछ सकता है। तो किस विधा की रचना है, ध्यान से समझना, यह एक निबंध है। क्या है बबुआ? निबंध। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ ये जैनेन्द्र कुमार जी का एक निबंध है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि हम चीजों को एकदम से तोड़ मरोड़ कर बताएंगे, ताकि हमारा कितना भी वीक, हमारा प्यारा रसगुल्ला हो, समझ जाए इस बात को। ठीक है ना, चलिए बबुआ, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया निंदा रस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं। विकल्प आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर कह रहा है कि प्रेमचंद्र, या फिर कह रहा है हरिशंकर परसाई, या फिर कह रहा है जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, इसको हम ऑलरेडी एक बार और भी करवा चुके हैं भैया। तो निंदा रस जो है हरिशंकर परसाई जी की रचना है। और यहां पे भैया देखिए विधा भी यहां पे दे दिया है, तो ध्यान देना किस विधा की रचना है निंदा रस, तो ये दिया है ना निबंध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि कभी किसी में पूछ सकता है भैया निंदा रस किस विधा की रचना है, निबंध। किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई जी की। तो दोनों चीज विधा और रचना, मतलब किसकी रचना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बबुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था। सरस्वती जो पत्रिका है, इस कह रहा है कि इसका प्रकाशन किस युग में हुआ था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार पूछा गया है भैया। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ पूछा है। विकल्प है आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, या फिर कह रहा है शुक्लोत्तर युग। तो सरस्वती पत्रिका बताना है, तो भैया सरस्वती पत्रिका की बात कर ले बबुआ, तो ये आपके द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि ये सरस्वती जो पत्रिका है, ठीक है, इसका भी प्रकाशन वर्ष तो ये दिया, ठीक है, बाकी संपादन किसने किया, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि द्विवेदी युग की है तो द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ध्यान से समझिएगा। तो किसी में भी संपादन पूछ सकता है किसने किया, तो इनके द्वारा हुआ। किसी में पूछ सकता है कि किस युग में हुआ, तो द्विवेदी युग में हुआ। ठीक है, तो दोनों चीजों को याद रखना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बबुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। ये तो आपके चैप्टर ही है, ठीक है ना, चैप्टर ही है आपका कि भाषा और आधुनिकता जो निबंध है इसके भैया रचनाकार कौन है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प आपका है हरिशंकर परसाई, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर बच्चों मोहन राकेश, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो अब तो समझ में आ गया होगा कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक, और इनकी भाषा और आधुनिकता क्या है, तो ये दिया है ना कि एक ये निबंध है। ठीक है, तो ये विधा भैया और रचना दोनों चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो एक निबंध है, किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। ठीक, आई बात समझ में बबुआ। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आ गया आपका क्या कहते हैं काव्य साहित्य से। अभी तक तो हमने गद्य के देख लिया,
गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। अब काव्य साहित्य स्टार्ट होता है आपका, ठीक। यहां भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बोल रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, ये आपको बताना है। तो ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, ठीक है। तार सप्तक के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। विकल्प आपका है सन 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर सन 1936 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है भैया, 1943। अब देखिए, अगर तार सप्तक के बारे में बात करें तो हम कई बार बता चुके हैं। तार सप्तक के बारे में भैया हम कई बार आपको बता चुके हैं, तार सप्तक के बारे में। तो भैया इसका अगर हम बात करें तो तार सप्तक की न्यू अगर हम बात कर लें, किन्हें नहीं, मतलब इसका संपादन तार सप्तक का अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, तो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। अब बाकी अज्ञेय जी के द्वारा कितने तार सप्तक का मतलब प्रकाशन हुआ, इनके द्वारा 3, ठीक है। तो यहां पे अगर हम तीनों की बात कर लें तो यहां पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो भैया प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, द्वितीय का भी पूछता है, ठीक है, और उसके बाद तृतीय का भी पूछता है। तो सबका सन ही पूछता है, ध्यान से समझिएगा। सन की बात कर ले भैया तो ये सन 1943 में, ठीक, प्रथम का। दूसरा है 1951 ईस्वी और तीसरा है सन 1959 ईस्वी। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो तार सप्तक का अगर हम बात कर लें तो अज्ञेय जी के द्वारा इसका संपादन हुआ, ठीक। इनके द्वारा 3 तार सप्तक का संपादन, कौन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय का प्रकाशन वर्ष ही हमेशा पूछता है। तो 1943 में इसका प्रथम हुआ, यानी जो नींव डाली गई। दूसरा है 1951 ईस्वी और तीसरा 1959 ईस्वी, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये अपने माइंड में रख लेना, ठीक। चलिए बबुआ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं कौन हैं। विकल्प आपको बताना है भैया, मतलब आपके सामने विकल्प हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, या फिर कह रहा है जयशंकर प्रसाद, या फिर कह रहा है कि जगन्नाथ मतलब दास रत्नाकर जी, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए भैया, ये जो प्रिय प्रवास है ना, प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इसको हमने बता दिया है ऑलरेडी भी। लेकिन एक चीज, ये एक साल में इस तरह से पूछा गया था, प्रिय प्रवास क्या है। तो भैया आपके सामने बहुत विकल्प होंगे। तो प्रिय प्रवास है क्या, एक महाकाव्य है, ये दिया है ना, महाकाव्य है, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर दे देगा है क्या है, तो एक महाकाव्य है, याद रखना। जैसे खंड काव्य दे देगा, महाकाव्य दे देगा, ऐसे मतलब विकल्प दिया था। तो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, याद रखना। किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, ठीक है ना। चलिए आई बात समझ में, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बबुआ, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि झरना के रचयिता हैं, तो झरना के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो झरना के रचयिता कौन है, विकल्प आपके सामने है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही विकल्प, ये तो भाई कई बार आ चुका है, जयशंकर प्रसाद जी के। तो अगर याद हो, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ठीक, जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये किसकी है भैया, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये देखिए, जैसे ज्ञानाश्रयी होता है, प्रेमाश्रयी होता है, रामाश्रयी होता है। प्रेमाश्रयी में अगर हम जैसे क्या अगर हम भक्ति वाले में बात कर ले तो जैसे ज्ञानाश्रयी, ठीक, और उसके बाद रामाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ये बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान की बातें करते हैं, यानी अगर हम बात कर लें तो ये प्रेम पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे भाई और हैं, अगर प्रेमाश्रयी में बात कर लें तो जैसे कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी में तो भैया राम के बारे में जैसे तुलसीदास जी ने बहुत ज्यादा लिखा है, और इसी तरह प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, ठीक, किसने, तो ज्यादा से ज्यादा जैसे सूरदास जी ने, ठीक, इस तरह से
प्रभु श्री राम के बारे में उधर तुलसीदास सबसे ज्यादा, तो इधर इस तरह से सूरदास। तो वैसे ही यहां पर बोल रहा है कि यहां पे ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के हैं, जो ज्ञान की यानी ज्ञानाश्रय में भक्त मतलब निर्गुण सगुण चलता है, तो जो आत्मा परमात्मा के बारे में ऐसी कुछ बातें करते हैं, उनमें से कह रहा है कि ज्ञान कौन इनके कवि हैं। तुलसीदास बिल्कुल नहीं होगा, सूरदास ये भी नहीं होंगे, बिहारी ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो कौन है? कबीरदास। तो कुछ विकल्प तो ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कबीरदास जी, ठीक। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बबुआ? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को कह रहा है चारण काल किसने कहा, ठीक। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, यह भी बहुविकल्पी करवाए थे, ठीक है। विकल्प है राहुल संकीर्त्यायन, राहुल लिखा है, राहुल संकीर्त्यायन, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो भैया आदिकाल को चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज द ऑप्शन थर्ड इज द फोर मतलब करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प सही इसका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से भैया आपके टोटल 10 बहुविकल्पी प्रश्न और 10 नंबर के। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना, ये बड़े सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि इनमें कुछ खास करना नहीं और पूरे आपको फ्री के नंबर यहां से समझो मिलते हैं, ठीक। टोटल ये भैया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि बोल देगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे 5, उन 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल आपके 10 नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए यहां पर दिया गया है, इसको पढ़ना है ढंग से और ऐसे ही पढ़ना है इत्मीनान से कि एक बार से दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मतलब ठंडे दिमाग से। हाँ नहीं समझ में आता है तब आप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। तो कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में मतलब युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास मतलब यहां पर प्रश्वास है। आगे कह रहा है बिना संस्कृति के जन की कल्पना, ये कह रहा है ये केवल कल्पना मतलब कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। फिर आगे कह रहा है कि राष्ट्र के समग्र रूप में पृथ्वी और मतलब पृथ्वी यानी वही भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। आगे कह रहा है कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें क्या है कि राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को सुनिश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और गहरा समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पे ना है मतलब ढक गया है तो निर्भर है। तो ये आपने क्या किया, एक गद्यांश पढ़ लिया, लंबा चौड़ा सा दिया है और ये ठीक है आता है कई बार। आप देखिए हर साल ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछता है। आप चाहे 20, 21, 22, 23, 24 चाहे जब 25 में भी तैयार है, याद रखना हर साल पूछा गया है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है भैया। देखिए बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पर ध्यान से इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम है। तो भैया ये कह रहा है किस चैप्टर से है, लेखक कौन है। तो आपका पहला ही, क्योंकि राष्ट्र 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 जगह जगह पर राष्ट्र की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, तो भैया यहां पे कह रहा है कि गद्यांश के लेखक का नाम लिखना है। तो आपको
लेखक और उसके बाद शीर्षक यानी चैप्टर का नाम दोनों मेंशन करना है। तो भैया लेखक कौन है इसके? तो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, वासुदेव शरण अग्रवाल। भाई कौन सा चैप्टर है? राष्ट्र का स्वरूप है। कौन सा है? पहला ही चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप। तो भैया राष्ट्र का स्वरूप, तो 2 नंबर आपके जेब में, 2 नंबर आपके जेब में चले गए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो भैया आप तीसरा अंग क्या है, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो राष्ट्र का तीसरा अंग आपने क्या देखा? कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो पहले पे ही तो मिल गया भैया, पहली ही लाइन में आंसर हो गया कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो जन की संस्कृति है। ठीक, तो आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको वहां पूरा लिखना है। लिखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, इस तरह से। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है? तो भैया राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है, तो जरा गौर से देखना भैया, इसको देखना कहां पर वृद्धि की बात कर रहा है बबुआ, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, राष्ट्र की वृद्धि कैसे? हाँ मिल गया बबुआ, मिल गया। देखिए जरा गौर से समझिए, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत है नहीं। देखिए यहीं से कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो मिल गया ना 2 नंबर। तो आपको इसीलिए बोले कि इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पढ़ना होगा। तो आप लिख देंगे भैया कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो ये तीसरे वाले का आंसर हो गया। इसी तरह से आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म मतलब ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं? प्यारा सा क्वेश्चन एक और है कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहते हैं? जरा गौर फरमाइएगा रसगुल्लों, देखिएगा बबुआ कि कर्म और ज्ञान कहां पर ऐसा कर, हाँ ये मिल गया ना। देखिए जरा कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या है? संस्कृति है। यानी भैया कहने का मतलब यही है कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान और कर्म की संज्ञा मतलब के प्रकाश की संज्ञा किसे मिली है? तो संस्कृति को। तो यहां पर पूरा लिखेंगे आप कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं, चलिए। ठीक है, रेखांकित अंश की, तो भाई इसमें तो रेखांकित अंश है ही नहीं। 1 मिनट, थोड़ा पीडीएफ में देख लेते हैं। ठीक है, जो मैटर हमने सेंड किया था बनाने को, देखिए यहां पर भैया, यहां से है, यहां पर कहा क्या कहते हैं यहां। ठीक है, यहां से कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, मतलब यहां से आपको पूरा मतलब इसका व्याख्या करना, अपने शब्दों में बयां कर देना है। ठीक है, तो ये कर्म करना है। तो अपने तरह से लिख देंगे कि बिना संस्कृति के लोगों की कल्पना केवल मतलब कल्पना तक नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहां पर यही है कि केवल आप कल्पना कर सकते हैं। फिर आगे लिखे, लेखक कहता है कि संस्कृति ही लोगों का यानी जन का मस्तिष्क है। कहने का मतलब जिस तरह से भाई मस्तिष्क क्या है भाई, हमें क्या करता है, आगे की तरक्की के मार्ग पर जाने के लिए क्या करता है, हमारा मनोविकास करता है। उसी तरह से अगर हम बात कर लें तो यहां पर वही कह रहा है कि संस्कृति के बिना लोगों का विकास कल्याण संभव नहीं है। तो आप अपने शब्दों में जैसा हो थोड़ा अपने से बनाकर लिख दीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं बनाकर तो जितना कुछ कहा है वही छाप दीजिए। 2 के बजाय 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे, याद रखना। तो इस तरह से बबुआ आपका दिया रहेगा। एक अथवा में भी रहेगा, याद रखना। तो आपकी मर्जी, चाहे जो करेंगे आप, अथवा में भी रहेगा, इतना ध्यान देना। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ना, ये आपका काव्य साहित्य से रहेगा। इसके पहले गद्य से था। ठीक, यहां पर पद्यांश रहेगा, ये भी भैया आपका 10 नंबर का होगा। कहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर दीजिए। तो आपको इस दिए गए पद्यांश को ढंग से पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और सबका भैया प्रत्येक का 2 नंबर, इस तरह से टोटल 10 नंबर का ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको करवाया है महत्वपूर्ण पद्यांश में, अगर आपको याद हो तो इसे करवाया है भैया। देख करके कुछ याद आया कि नहीं? जो हमारे रेगुलर प्यारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। फिर आगे कह रहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो यहां क्या होता है कि श्रद्धा मनु के निराश मन को प्रेरित करते हुए, उनको उत्साहित करते हुए बोलती हैं कि हे पुरुष या हे मनुष्य या हे तपस्वी, ऐसे बोलती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, कि हे मनुष्य दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का नया सवेरा जरूर होता है। मतलब तुम इतने उदास बैठे हुए हो, ठीक, कि तो अपने जीवन में निराशा ही निराशा भरे हो, ठीक, कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही है, तो इस बात का ध्यान देना कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा जरूर होता है। फिर आगे कह रहा है एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। ये सुख और दुख के बीच में ये एक पर्दा है। एक झीना का मतलब झन्ना यानी महीन पतला सा। तो सुखों और दुखों के बीच में जिस तरह से एक पतला, यानी जैसे रात और दिन के बीच में एक क्या होता है, पतला सा पर्दा होता है, जिससे क्या होता है, जिसके पीछे सुख और दुख मतलब दिन और रात छिपा है, उसी तरह से सुख और दुख के बीच में यहां पर वही चीज कह रहा है भाई। यहां पे देखिए दुख की पिछली रजनी भी, यहां पे रजनी यानी रात, रात किसका प्रतीक है? दुख का, और यहां सवेरा किसका है? सुख का। तो वही चीज कह रहा है कि भैया जिस तरह सुख और दुख के बीच में एक झीना पर्दा होता है, इसी तरह से, मतलब जिस तरह से दिन और रात के बीच में, इसी तरह से सुख और दुख के बीच में भी एक झीना पर्दा है। मतलब जिसे तुम इतना दुख समझ रहे हो, बस ये क्षण भर का है, इसके बाद सुख जरूर होगा। आगे यहाँ पे है ना कि दुख भरे दिन गए रो भैया, सुख भरे दिन आयोगे, ऐसा है ना गाना कोई। फिर कह रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कि जिसे तुम ये अभिशाप समझ बैठे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, यही संसार की ज्वालाओं का क्या है? मूल है, रहस्य है, कारण है। और इसका वह रहस्य वरदान, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है। ये जो सुख दुख हर किसी के जीवन में आता है, ये तो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। ठीक, ये एक वरदान है, इसको भैया ऐसा नहीं, इसको स्वीकार कर लो। ठीक, तो कभी मत इसको जाओ भूल, और कभी इसको भूलो मत। ठीक है ना। 1 मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लें। हाँ, देखिए, तो इतना समझ में आ गया ना। अब इसको क्या करना भाई, अर्थ तो हमने समझा दिया। अब आपको भैया प्रश्नों पर आ जाना है, प्रश्नों पर आ जाना है रसगुल्लों। देखिए बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखना है। तो आ गए ना, लिख देते हैं, क्या दिक्कत भैया। इसके कवि कौन है और कविता का नाम क्या है, यानी चैप्टर का नाम क्या है? कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। कविता यानी चैप्टर का नाम क्या है? तो श्रद्धा और मनु है। ठीक, आपको भली भांति पता होगा भैया, श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है। ठीक, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो आप चुटकियों में लगाओगे। तो भैया किसके हताश मन को? तो अभी बताया ना, मनु के, मनु के। ठीक है, तो भैया मनु के। तो आपको ऐसे डायरेक्टली वहां नहीं लिखना, आप लिखेंगे कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। ठीक, आगे कह रहा है कि इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? ठीक, किस प्रसंग का वर्णन है ये आपको बताना है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से आपको लगेगा कि बड़ा अटपटा पूछ लिया, कोई दिक्कत ना। भैया कह रहा है कि किस प्रसंग का वर्णन है, यानी क्या चीज इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें भैया अगर आप ध्यान दें तो इसमें प्रसंग क्या है कि श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को, श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को
प्रेरित करने का प्रसंग है, प्रेरित करने का प्रसंग। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहां पर श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने का प्रसंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्दा यह झीना नील, ठीक, छिपाए हैं जिसमें सुगात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए, एक पर्दा यह झीना नील, तो यह एक पर्दे के समान है, के जैसे है, की तरह है, तो सीधा सीधा भैया कौन सा अलंकार है? यहां पर कौन सा अलंकार पूछ लिया है? उपमा अलंकार। ठीक, एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अगला कह रहा है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है, तो भैया रेखांकित इसमें कौन सा है? चलिए देखते हैं। रेखांकित, तो भैया इसमें भी रेखांकित नहीं है, क्या होता है बार बार? हाँ, देखिए यहां पर रेखांकित यही है, यहां पर रेखांकित स्टार्टिंग के ही 2 लाइन है। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या वही चीज आप करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, या प्रस्तुत यहां पे पंक्ति में लिखेंगे कि कवि कहता है कि जिस तरह कि, यहां पे कह रहा है जिस तरह कि काली रात बीत जाती है और रात बीतने के बाद एक सवेरा होता है, इसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी ये दुख भरे दिन जब बीत जाएंगे तो सुखों का सवेरा जरूर होगा। ठीक, यहां पर वही अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि दुख की काली रात बीत जाने के बाद सुखों का एक नया सवेरा जरूर होता है। हे तपस्वी इतना हताश मत हो, ऐसा लिख देंगे। ठीक, चलिए लगता है भाई जुखाम होकर रहेगी, लगता है अब तो जुखाम होकर रहेगी, है ना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद स्टूडियो में सीधा प्रस्थान कर दिए, ठंडे बहुत लग रही है यहाँ। देखिए भैया, अथवा में देगा, जैसे पहला हो गया आपका अथवा में, जैसे मान लेते हैं आपको वो चीज नहीं करना, नहीं आता है, एक और देगा, आपके पास विकल्प रहेगा, इसीलिए तो ये आसान रहता है ना, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। तो ये गीत चैप्टर से है, महादेवी वर्मा के द्वारा रचा गया है। ठीक है, यहां पर तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप चाहे दिए, भाई हम अभी केवल सॉल्व करवा रहे हैं, तो यहां पर ध्यान देना, तो आपको भाई दोनों में कोई एक करना होगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां जो होगा भैया, ये आपका कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, कितने नंबर का? 5 नंबर का। बोलता है ना कि यहां पे बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां। तो यहां पे 3 + 2 इसीलिए कहा है, साहित्यिक परिचय के आपको 3 नंबर, कृतियों के 2 नंबर, तो इस तरह से 5 नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये लिखना होता है भैया, अधिकतम शब्द सीमा बोल देगा 80 शब्दों में लिखो। तो आपका यहां पे दिया गया है टॉपिक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, और भैया हमने इन 3 के तीनों को करवाया है। ठीक है, आप अगर सर्च करेंगे ना, 3 के तीनों टॉपिक पर करवाया है, इसलिए अच्छे से देख लेना कैसे लिखते हैं साहित्यिक परिचय। ठीक, अब इसी तरह से भैया 5 के खामे, ये गद्य से हो गया, तो काव्य से भी तो होगा ना, काव्य से भी आपका एक 5 नंबर का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, वहां लेखक बोलेगा तो यहां कवि बोलेगा, इनकी साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन करना है। ये भी भैया आपका टोटल कितने? 5 नंबर का। जैसे आपके सामने भाई यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या करना, आपके सामने विकल्प है कौन सा, यहां पे भैया ठीक आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, और उसके बाद एक और है इधर। ठीक है, एक और है कहाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, उपाध्याय सिंह मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ध्यान देना, तो इस तरह से भैया इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको साहित्यिक परिचय व कृतियां लिखना है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5 का और खा करके लेखक और कवि का दोनों का 5-5 यानी 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक, आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये भी 5 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों 5-5 नंबर के, 6 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का, 7 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का। तो ध्यान देना, ये लगातार 4 टॉपिक आपके 5-5 नंबर वाले होंगे। ठीक, तो यहां पंच लाइट, ये आपके हिंदी का कहानी से होगा कि पंच लाइट
अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है, अधिकतम शब्द सीमा 80। तो दोनों में कोई एक, हमने 3 बता दिया, चौथा आपको कहानी देखना ही नहीं। पंचलाइट, बहादुर, लाठी, तो इनमें से 100 में 100% डेफिनेटली पूछे ही जाए, और वैसे भी अथवा करके जाता है। तो अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का। मान लेते हैं आपको सारांश नहीं लिखना है, अथवा में दे देगा कि बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो भैया हमने एक ही कहानी में पंचलाइट, बहादुर और लाठी तीनों का उद्देश्य करवाया है, एक वीडियो में तीनों करवाया है, देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। भैया हम उद्देश्य को ही ज्यादा यहां पे वरीयता देंगे, आप उद्देश्य तैयार कर लेना, क्योंकि ये लिखेंगे तो 1 से 1.5 पेज में जाएगा और ये 80 शब्दों में आराम से निपटा सकते हैं। इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, भाई ये सलाह दे रहे हैं कि आप उद्देश्य को थोड़ा अच्छे से समझ लो, वो आपका समय बचाएगा। क्योंकि कहानी कितना भी छोटा लिखोगे वो आपका 150-200 शब्दों में चला ही जाता है, लेकिन उद्देश्य 80 शब्दों में निपटा सकते हो। ठीक, आई बात समझ में? तो भैया ये आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन। अब देखिए 7वां जो होता है, जो 7वां क्वेश्चन होता है ना, ये आपका स्वपठित खंड काव्य से होगा। स्वपठित खंड काव्य यानी आप जहां से होंगे, आपके हमने कई बार बता दिया है इसको, ये भी अधिकतम शब्द सीमा 80 में आएगा। तो जैसे यहां पर देगा मुक्ति यज्ञ पर आधारित क्वेश्चन दे दिया है, फिर उसके बाद यहां रश्मि रथी पर आधारित क्वेश्चन, सत्य की जीत पर, तो अथवा अथवा करके आएगा, तो आपके पास विकल्प रहता है। भाई कहीं पर है आलोक वृत्त, तो इस पर आधारित प्रश्न दिया रहेगा, 2 अथवा करके एक ही करना है। या श्रवण कुमार, वही श्रवण कुमार के बारे में अथवा करके भैया, मतलब या फिर त्यागपथी, तो आप जहां से हैं यानी जिस जिले में जो चलता है वो क्वेश्चन बैंक भी लिखा रहता है, भाई वहां पे लिखा रहेगा कि हाँ ये इस जिले में चलता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना है। ठीक, अब आती है बात खंड खा की। खंड का तो आपका पूरा यूं समझना आपके किताब से पूरा का पूरा होगा, खंड खा भी होता है, लेकिन यहाँ व्याकरण वाले प्रश्न ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो खंड खा में थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर इसको खंड खा में आप बहुत ज्यादा तैयारी भी कर लेते हो किताब के सहारे तो ऐसा कुछ नहीं, इसको थोड़ा अपना दिमाग लगा करके मेहनत करना पड़ता है, इसमें याद रखना। ठीक है ना, चलिए भैया, तो खंड खा में पहला क्वेश्चन 8 के का में पहला क्वेश्चन जो रहेगा संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा और बोल देगा कि किसी एक का संदर्भ सहित, क्या संदर्भ मतलब लिख करके हिंदी में अनुवाद करना है। और ये भैया ध्यान देना, ये पूरे के पूरे आपके 7 नंबर देकर के जाएगा, 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर पूरे अनुवाद के। ठीक, इसमें भी अथवा करके दिया रहेगा, आपके पास विकल्प होगा, आप कर लेना। यहां पर हमने एक ही लिखा है, अथवा करके आएगा 2 रहेगा। तो जैसे दिया है एक याज्ञवल्क्य उवाच ना वे अरे मैत्रेयी, कह रहा है यहाँ पे याज्ञवल्क्य ने कहा ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवत, यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए कह रहा है कि पति प्रिय होता है। 1 मिनट, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवत मतलब भवति। देखिए यहां पर यह बोल रहा है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना वह अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिय भवति, कह रहा है कि और ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे कह रहा है कि ना वा अरे पुत्यस्य, कह रहा है कि वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, कह रहा है कि और ना ही, कह रहा है कि पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। फिर आगे कह रहा है कि ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मस्तु वह कामाय सर्वम प्रिय भवति, फिर कह रहा है और ना ही सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं, बल्कि स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए क्या है, ये सभी प्रिय होते हैं। तो ये आपको मतलब इस तरह से एक दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे चैप्टर मतलब जो चैप्टर रहेगा इस चैप्टर से लिया गया है, इसके मतलब लेखक वोखक को नहीं लिखना है उस तरह से हिंदी में, ठीक, केवल इतना, फिर डायरेक्टली अनुवाद। आई बात समझ में? तो ये आपको लिखना होगा और इतना आसान होता है कि बस थोड़ा सा मेहनत करना है और 7 नंबर आपके जेब में, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद भैया आपका आ जाएगा खा में। खा में भी जो रहेगा वो श्लोक रहेगा और ये भी आपको 7 नंबर देकर के जाएगा। कितने नंबर? 7 नंबर। तो इसमें भी जैसे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित, तो इसमें भी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, यानी जिस चैप्टर से रहेगा, ठीक।
और यहाँ पे भी उसके बाद डायरेक्टली अनुवाद जैसे दिया है कि सहसा विदित न क्रियाम विवेका परम आपदाम पदम विड़ेतु ही विमृश्य कारिणम गुड़ लुब्धा सोमेव संपदा। देखिए लिखेंगे कि सहसा विदित क्रियाम न विवेका परम आपदाम पदम, कि अचानक से बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परम आपदाओं का कारण है, यानी ये सदैव विपत्ति लाता है। फिर उसी तरह आगे कह रहा है कि विड़ोत ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, और जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है उसके गुणों पर लोभित होकर के लक्ष्मी स्वयं ही उसको धारण कर लेती हैं। ठीक, यानी उसके घर में धन की कमी नहीं होती, ये कह रहा है। ठीक, अथवा में एक दिया है कि जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा, तो इस तरह से एक और दे दिया है, तो आपको दोनों में कोई एक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद आप की शुरुआत यहां पे पूरा व्याकरण पोर्शन की हो जाएगी। व्याकरण पोर्शन की शुरुआत यहां से कि निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना। टोटल आपके 2 नंबर का क्वेश्चन। जितने अब व्याकरण वाले होंगे इसको अपठित गद्यांश को छोड़ दिया जाए तो सारे 2-2 नंबर देकर जाएंगे। जैसे अंधे की लकड़ी होना, तो इसका अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। तो भैया इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। ठीक, तो लिखेंगे ना कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, या महेश कुमार अपने माता पिता का एक अंधे की लकड़ी है। ठीक, क्योंकि अंधे की लकड़ी भैया अंधे का सहारा वही होता है। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब बीती हुई बातों को दोबारा दोहराना। ठीक है, बीती हुई बातों को दोबारा उजागर करना, उजागर करना। ठीक है, जैसे यहां पर लिखेंगे कि राम ने श्याम को 10 साल पहले की बात मतलब जब जैसे ही बता रहा था तो श्याम ने कहा क्या मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ने की? गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब वही जो बीत गया है उसको। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेतुका मेल। बेतुका मेल यानी जिसका कोई मेल ही ना हो। जैसे कोई कह दे कि हाँ दिनेश ने ऊपर से एक कुर्ता पहन लिया था और नीचे जीन्स पहन लिया, तो ये हो गया बेतुका मेल। ठीक है ना, कुर्ता और पैजामा होना चाहिए, भाई मेल होगा। तो यहां पर बेतुका मेल का मतलब यही है। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब यही है कि आधा तीतर है आधा बटेर है। ठीक, ये चीज समझ में आया ना? पता चले ऊपर ब्लेजर पहन लो और नीचे लोअर पहन के चल दो है ना, ये इस तरह। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की मुर्गी दाल बराबर इसका अर्थ क्या होगा भैया? तो अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब यह है कि जो आसानी से वस्तु मिल जाए उसका मोल नहीं होता। और ये बात एकदम 100% सही है। ये बात अगर आप दिल से सोचोगे ना तो बहुत बड़ी बात है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है हम अक्सर उसकी कदर नहीं करते, है ना? इस बात को ध्यान देना। तो यहां पे लिखेंगे कि आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कदर नहीं होती। आसानी से मिलने वाली वस्तु की कदर नहीं होती या कद्र नहीं होती, नहीं होती। ठीक भाई, जो चीज हमें बड़ा आसानी से मिल जाए उसकी हम कदर नहीं करेंगे, और जो चीज बहुत मुश्किल से मिलेगी उसको हम बड़े संवार कर बड़े ठीक प्यार से रखेंगे। ये दुनिया का नियम है। तो इस तरह से भैया आपको किसी एक का करना होगा। ठीक है ना, किसी एक का करना होगा। अर्थ लिखेंगे यहां पे। ठीक, तो यहां पर वही लिखेंगे कि भैया यहां पे घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर पर अगर कोई चीज उपलब्ध है तो उसको अपन क्या करेंगे? यही बोलेंगे अरे यार ये तो रोज खा रहे हैं ना, आज कुछ नया खाना है। ये होता है सबके घर में। देखिए अब यहां से इसको देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, पहले ध्यान से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है 5 नंबर का। ठीक, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, पहला 1 नंबर का, दूसरा 2, दूसरा 2, ऐसे करके 5 नंबर का दिया है। ढंग से पढ़ना है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन का कारण रही है। ठीक, मीथेन ही कारण रही, मतलब कारक रही है। आगे कह रहा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है।
फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रतिक्रिया मतलब प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी भी लाल है और आंधी चलने पर यहां का वातावरण क्या हो जाता है भैया, गुलाबी बादलों से भर जाता है। आई कह रहा है इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। अब देखिए 3 क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं आपको। 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, तो इसमें मेहनत ही नहीं करना है भैया। किस तत्व की, तो यहां पर है ना कि मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, तो मिल गया 1 नंबर, यानी सबसे ज्यादा लौह तत्व आयरन की मात्रा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे कि मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, ठीक, वहां पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना। दूसरा, मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो अभी बताया ना भैया किस कारण से मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक है, ठीक, यानी जब वहां पे जंग लग जाता है तो जंग लग जाता है और इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है, यानी जंग के कारण। लोहे में जंग लगेगा तो भैया वो ब्राउन रंग का हो जाता है, भूरे रंग का दिखाई पड़ता है, और उसके बाद आंधी वगैरह चलती है तो वातावरण एकदम गुलाबी बादल से भर जाता है। इसी कारण से इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लेकिन यहां डिटेल्स नहीं, यहां केवल जंग लगने के कारण ही क्या है, वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन इसी में, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन कौन है, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव एक कोशिकीय जीव अमीबा और क्या है, पैरामीशियम है। अमीबा और पैरामीशियम है भैया, ये एक कोशिकीय, ठीक, एकल सेल वाले होते हैं। बस हो गया इस तरह से। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा ना भैया, क्वेश्चन नंबर 11, अब यहां से आपके इसमें सब रहेंगे, अनेकार्थी रहेगा, उसके बाद इसी में आपका क्या रहेगा, क्या कहते हैं, सब ये जो शब्द युग्म रहेगा, शब्द युग्म के अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, सारी चीजें अब इसी में भरी रहेंगी। तो यहां पर पहला है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। पहले का भाई 11 का काम है पहला, कपट और कपाट, तो इसका सही कौन सा जोड़ा होगा, कप और प्लेट, किवाड़ और खिड़की, या धोखा और दरवाजा, या पर्दा और किवाड़। तो कपट का मतलब होता है छल कपट, धोखाधड़ी। कपाट का मतलब दरवाजा, किवाड़, तो धोखा और किवाड़ या धोखा और दरवाजा, तो धोखा और दरवाजा। यह विकल्प क्या होगा भैया, एकदम 100% सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि जलद और जलज है और जलद है, ठीक, इसका जो ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पूछता है और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, ठीक, लेकिन आपको नहीं होना है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, बादल और कमल, कमल और बादल, कमल और तालाब, या फिर तालाब और कमल। देखिए जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल, तो कमल और बादल, ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक, आई बात समझ में बबुआ, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, अब आ जाएगा कि खा में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, ठीक, अनेकार्थी ये शब्द होता है, ठीक, किसी एक के लिखना है, याद रखना हम तो सब करवा रहे हैं आपको, वहां जैसे इसमें भी बोल देगा कि एक सही शब्द मतलब के लिए एक सही शब्द का चयन करना है, तो ये तो सब करने वाले हैं, 2-2 रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कोई एक ही करना होगा। तो यहां पे दिया है अनंत, इसका कह रहा है कि अनेकार्थी क्या होगा। देखिए अनंत मतलब होता है भैया आकाश, अनंत आकाश, इसके अनेकार्थी में आकाश का भी होता है, और ये विष्णु जी को भी भैया अनंत बोलते हैं, और यहां पे नाग, यानी नाग जो होता है वो भी होता है, लेकिन बस 2 ही रखते हैं। अगला है पतंग, पतंग मतलब ये कीट होता है, कीट पतंग होते हैं ना, पतंग कीट को भी कहते हैं, पक्षी को भी पतंग कहते हैं, ठीक है, किसको, पक्षी को भी पतंग कहते हैं, याद रखना। पतंग का मतलब एक नाव भी होता है, तो ये अनेकार्थी हो जाएगा। खग, खग का मतलब होता है पक्षी, ठीक, खग का मतलब पक्षी हो जाता है, तो खग तो पक्षी है ही है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात कर लें
बाकी आगे इसका होता है भैया खग का, और होता है दिमाग में नहीं आ रहा है, हाँ पक्षी हो गया, और एक तारा होता है, तारा, तारा, इसके अलावा एक बाण भी होता है, ठीक है। तो ये अनेकार्थी हो जाएगा, इसी एक का करना है। अच्छा एक और बचा है अंबर, अंबर का मतलब भैया आकाश, और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, वस्त्र, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आपको किसी एक का, जैसे पहला अनंत का कर रहे हैं तो केवल एक का, एक के दो अर्थ लिख दो बस, आपको चारों करने की जरूरत नहीं। हम तो चारों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं में से एक आएगा आपका, भाई एक करवाते तो दिक्कत होता है, इन्हीं में से कोई आएगा तो इतना ज्यादा रट जा रहा है आपके। हर सेट में अगर 4 करवा रहे हैं, 4 से 5 सेट भी हो गया तो आपके 20-25 तैयार, उसमें से 100% तो 100% फिक्स ही है, क्योंकि एक ही करना है आपके, तो 4-4 ऑप्शन रहेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया। चलिए तो इसको तो स्क्रीनशॉट कर लो, इसको जरूर हम बोलेंगे, हो गया ना भैया। चलिए अब इसको हम रफ करके आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं भैया, ये तो बड़ा ही आसान सा है, अकृतज्ञ या फिर कृतज्ञ या फिर आस्तिक या फिर नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक है, जो ना करता हो वो नास्तिक होता है। दूसरा है जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जल में लगने वाली आग कह रहा दावाग्नि, पड़वाग्नि, जठराग्नि, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिए, जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है, जल की आग। दावाग्नि होती है जंगल में लगने वाली आग, वन में लगने वाली वनाग्नि बोलते हैं, या फिर मतलब दावाग्नि, ये जंगल में लगने वाली आग होती है, ठीक। याद रखना आग से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जल में लगने वाली आग, सॉरी जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। जठराग्नि क्या होती है, ये पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग है भैया, लगने वाली आग, तो पेट में लगने वाली आग ये होती है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा, ठीक। तीनों समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये तो आपका फिनिश। अब उसके बाद जो होगा, एक होगा सही शुद्धिकरण वाला, शुद्धिकरण वाला एक होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, केवल 100 रुपए की बात थी, केवल 100 रुपए की बात, 100 रुपए, यहां मात्र नहीं रहेगा, की बात थी, यही इसका शुद्ध हो जाएगा। केवल 100 रुपए की बात थी बस। हवा ठंडी बह रही है, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, ये इसका सही होगा, ठीक है, ठंडी हवा बह रही है। नेक्स्ट है मैं पानी पी लिया हूं, तो भैया इसका हो जाएगा कि मैं पानी पी चुका हूं, पानी पी चुका हूं, ठीक, मैं पानी पी चुका हूं, पानी पी लिया हूं नहीं, ठीक। अगला गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, तो भैया या तो मधुर ही लिख दो या मीठा ही लिख दो, तो यहां पे हो जाएगा इसका कि गुड़ का स्वाद मधुर है, मधुर है, तो गुड़ का स्वाद कैसा है, मधुर है, ठीक। तो ये इस तरह से किसी 2 के आपको मतलब शुद्ध करने थे, ठीक। आई बात समझ में, तो ये आपका व्याकरण वाला क्वेश्चन सारा फिनिश होता है। व्याकरण का ही पोर्शन समझिए ये भी है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा, 12 में का खा गा करके भैया आपका रहेगा आपके 3 मतलब 2 2 4 2 6 नंबर रस छंद अलंकार। और रस छंद अलंकार को हमने कितनी बार बोला है, जाकर देख लो, 1-2 महीने ही हुए हैं, उस पर 1.5 से 2 लाख बच्चों ने प्यार दिखाया है, आप भी एक बार देख लेना। रस छंद अलंकार इतना आसान बताया कि आपको भैया शायद ही यूट्यूब पर ऐसी वीडियो मिले, तो एक बार उसको देख जरूर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 के काम में बोले जैसे हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव करके पूरा लिख देना है। जैसे अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार के बारे में कुछ, भाई अथवा है तो दोनों में कोई एक करना है। चौपाई अथवा सोठा छंद का आपको लक्षण सहित उदाहरण लिख देना है, ठीक। तो इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि उसको अच्छे से देख लेना, नहीं तो रस छंद अलंकार की जो वीडियो है उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल देंगे, आप देख लेना, ठीक। ये हो जाएगा आपका भैया क्या, काव्यगत सौंदर्य वाला यानी रस छंद अलंकार। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना भैया, 13, ये क्वेश्चन आपका जो 13 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा 6 नंबर का पूछा जाता है।
तो ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होता है। किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति पत्र, अथवा में कहेगा कि किसी बैंक के शाखा मतलब प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। देखिए हमने बताया 3 ही लेटर चलता है, 3 ही पत्र। एक बैंक से ऋण लेना है, दूसरा मतलब किसी जैसे स्कूल या कॉलेज के में क्या करना है, प्रवक्ता पद हेतु या क्या कहते हैं इसे, लिपिक पद हेतु आपको लेटर लिखना है, या तीसरा सबसे ज्यादा मोहल्ले की सफाई हेतु। और इन तीनों को हमने एक ही वीडियो में बताया है, कैसे लिखते हैं उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, लिंक देख लेना, ठीक है। सही तरीका क्या है पत्र लिखने का देख लेना, तीनों एक साथ करवा देंगे, उसी में करवाए हैं, ठीक। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन होगा ये 9 नंबर का टोटल होगा भैया, 9 नंबर का, बहुत ज्यादा बड़े नंबर होते हैं 9, ठीक। किसी एक विषय पर आपको क्या करना, अपनी भाषा शैली में, भाई ये 14 है तो 14 ये वाला है, ये तो इसी का अथवा था, ठीक है, इसी का अथवा था, इसमें का नहीं है। देखिए तो यहाँ पे इतने सारे आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला वन रहेंगे, हम रहेंगे, इस पर लिखना, या जीवन में खेलकूद का क्या महत्व होता है इस पे, या फिर राष्ट्रीय एकता क्या है इस पर लिखना, या आतंकवाद, या फिर आपके सामने विकल्प है नई शिक्षा नीति 2020 यानी 2020। तो आपके सामने 4 से 5 विकल्प रहेंगे, किसी एक पर निबंध लिखना है। कैसे लिखते हैं हमने बताया भी है, नहीं फिर से बता देंगे, इसके लिए नहीं टेंशन लेना, ठीक। तो इस तरीके से आपका हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, बल्कि पसंद क्या काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको अब बता देना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कितने नंबर तक के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं हिंदी में, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे प्यारे रसगुल्लों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, और प्यार से लाइक जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा।